गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम आदिकालीन काव्य परंपरा के एक प्रमुख ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक महाकाव्य है या अप्रामाणिक महाकाव्य है। तो आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, यह काव्य रचना आदिकालीन हिंदी साहित्य का एक गौरव ग्रंथ है और रासो काव्य परंपरा का प्रतिनिधि महाकाव्य है। यह चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी का पहला महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं चंद्रबरदाई, उन्हें हिंदी साहित्य का पहला महाकवि माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध हैं: बृहद संस्करण, मध्यम संस्करण, लघु संस्करण और अति लघु संस्करण। तो यह रचना इतनी विशाल है कि इसके 4 संस्करण उपलब्ध हुए हैं। तो इन 4 संस्करणों के कारण भी कहीं ना कहीं जो है ये विवाद का विषय रहे, क्योंकि किसी संस्करण में कोई नई बात है, किसी संस्करण में कोई नई बात है। तो यदि हम बृहद संस्करण की बात करते हैं तो उसमें 16,306 छंद हैं और उसमें 69 सर्गों के बारे में बताया गया है, जिन्हें हम अध्याय भी कह सकते हैं, चैप्टर्स भी कह सकते हैं। मध्यम संस्करण में 7,000 छंद बताए गए हैं, लघु छंद संस्करण में 3500 छंद बताए गए हैं, अति लघु संस्करण में 1300 छंदों के बारे में बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक विवाद का विषय यहीं से ही बन गया था कि अलग अलग जो इसके संस्करण प्राप्त हुए उसमें कुछ ना कुछ ऐतिहासिक असमानताएं हैं, कुछ ना कुछ तथ्यों के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं दूसरे संस्करण से। तो इस वजह से भी ये कहीं ना कहीं एक बहस का विषय बना। लेकिन आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की चर्चा जब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक हम के पृथ्वीराज रासो पर चर्चा ना कर लें। आदिकालीन साहित्यिक जो एक पृष्ठभूमि है उसमें मैं समझता हूँ कि पृथ्वीराज रासो की चर्चा के बिना आदिकालीन साहित्यिक पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं अधूरी है। तो आइए हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। प्रारंभ में इस रचना को पूर्णतः प्रामाणिक माना जाता था, इसलिए कर्नल टॉड ने काफ़ी सारे हिंदी साहित्य से संबंधित जो है काफ़ी सारे लेख लिखे और एक अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने भी जो है इसके साहित्यिक सौंदर्य से मुग्ध होकर इसके लगभग 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कैसी कीर्ति का एक आधार स्तंभ महाकाव्य था। इसकी रचना सौंदर्य से, काव्य सौंदर्य से प्रभावित होकर कर्नल टॉड जैसे विद्वान को इसके 30,000 पदों का अंग्रेजी भाषा के अंदर अनुवाद करना पड़ा। फ्रेंच विद्वान थे गार्सा दी तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है इसे प्रामाणिक माना था। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, एक फ्रेंच विद्वान के द्वारा जिसने हिंदी साहित्य का पहला फ्रेंच भाषा का इतिहास लिखा, उसने भी कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासो से प्रभावित होकर इसे प्रामाणिक रचना माना। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने इसका प्रकाशन भी करवाया। ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो थी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी और इसका कार्य यही था कि जो आपका यूरोपीय साहित्य होता था ये उसका प्रकाशन कराते थे और भारत में भी जो रचनाएं प्रसिद्ध होती थी उनका भी प्रकाशन जो है इस बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया जाता था। तो पृथ्वीराज रासो का आप महत्व समझ सकते हैं कि बंगाल की जो ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी इसने भी इसका प्रकाशन करवाया था। लेकिन कहीं एक पेज फंस गया था। वो पेज क्या फंसा था? 1875 के आसपास डॉक्टर वुलर को पृथ्वीराज विजय नाम का एक संस्कृत का ग्रंथ प्राप्त हुआ था, जिसकी रचना जो है कश्मीरी कवि ज्यानक ने की थी। तो इस रचना के बाद एक नई बहस शुरू हो गई थी, क्योंकि इस रचना के अंदर जो है पृथ्वीराज विजय के अंदर कुछ तथ्य जो है पृथ्वीराज रासो से अलग पाए गए थे और डॉक्टर वुलर को लगा कि पृथ्वीराज विजय के अंदर जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा प्रामाणिक हैं पृथ्वीराज रासो से। वहीं से विद्वान जो है 2 खेमों में पट गए थे, कुछ इसको प्रामाणिक मानने लगे थे और कुछ इस रचना को अप्रामाणिक मानने लगे थे। इस ग्रंथ के मिलने के बाद पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन जो है एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा बंद करवा दिया गया था और एक नई बहस शुरू हो गई थी। इनका मानना है कि इस ग्रंथ में मिलावट तो अवश्य हुई है, परंतु उस मिलावट के कारण कवि या उसके ग्रंथ को अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं और उनमें हैं
डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये व्यक्ति हैं, ये वो विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना माना है। उनका मानना है कि इसमें भले ही कुछ मिलावट हुई हो, इसमें भले ही कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ देखने को मिली हो, लेकिन फिर भी ये जो है एक तरह की जाली घटना नहीं है, जाली इतिहास नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रामाणिकता है। अब तक प्राप्त पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों से ज्ञात होता है इस ग्रंथ के पुनरुद्धार और पुनर्लेखन का कार्य जलहन, चंद्र सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी अपनी राजधानी गजनी में पकड़ के ले गया था और वहाँ जाकर के उसने उसको अंधा कर दिया था, ऐसा पृथ्वीराज रासो के अंदर वर्णन है। तो जब उसको अंधा कर दिया गया था तो उसका जो मित्र था, उसका जो सामंत था चंद्रवरदाई, वो पृथ्वीराज चौहान को आज़ाद कराने के लिए गजनी गया था। तब तक पृथ्वीराज रासो का लेखन कार्य अधूरा था, तो वह अधूरी प्रति अपने बेटे जलहन को देकर के गया था। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो का जो उत्तर भाग है, जो उसका उत्तर भाग है, वो जलहन के द्वारा ही प्राप्त, जलहन के द्वारा ही उसको पूर्ण किया गया था। और ये कुछ और विद्वान थे, चंद्र सिंह और अमर सिंह, इन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासो के पुनरुद्धार और पुनर्लेखन में अपनी भूमिका निभाई थी। तो इस ग्रंथ का कई बार दोबारा से लेखन होना, इसका पुनरुद्धार होना, इसके अलग अलग संस्करण प्राप्त होना, वो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता दोनों के अंदर कहीं ना कहीं बट गए। कुछ लोगों ने प्रामाणिक मान करके अपने आधार प्रस्तुत किए, कुछ लोगों ने अप्रामाणिक मान करके अपने आधार प्रस्तुत किए, लेकिन फिर भी इतिहासकारों का इतना मानना रहा कि कहीं ना कहीं ये ग्रंथ जो है पूरी तरह से जाली नहीं है। इसके तथ्यों में तो कुछ असमानताएं मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि चंद्रवरदाई नाम का कोई कवि हुआ ही ना हो, या पृथ्वीराज रासो से संबंध में जो घटनाएं हैं वो सारी ही कहीं ना कहीं जो है किसी प्रकार से नकली हैं, ये इतिहास सम्मत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन विद्वान मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो बात है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा मूल रासो ग्रंथ को जाली नहीं मानते। हाँ, उसके विविध संस्करणों ने, उन संस्करणों में उन्हें कुछ संदेह जरूर पैदा हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से वे मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचना है। आदिकाल की जब भी साहित्यिक चर्चा की जाएगी तो उसमें पृथ्वीराज रासो की यदि चर्चा नहीं की जाएगी तो आदिकालीन जो है की साहित्यिक परंपरा है वो एक प्रकार से अवरुद्ध समझी जाएगी। उसमें कहीं ना कोई ऐसी कमी मानी जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे रासो काव्य परंपरा की चर्चा हमने अभी नहीं की है, क्योंकि रासो काव्य परंपरा का पृथ्वीराज रासो कहीं ना कहीं प्रतिनिधि काव्य है। तो इस प्रकार से ये उसके कुछ प्रामाणिक आधार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना माना, और कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं इस आदिकालीन ऐतिहासिक धरोहर के पक्ष में आए और मजबूत तरीके से पक्ष में आए और अपना एक आधार प्रस्तुत किया। और इस प्रकार जो है ये दो वर्गों में बट गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और कुछ इधर जो आपके लेखक थे वो इस रचना को अप्रामाणिक मानते थे, उन्होंने अपने आधार प्रस्तुत किए कि भाई इस रचना को अप्रामाणिक क्यों माना जाए। तो इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले दो राजघरानों से जुड़े हुए लेखक थे। उनमें जोधपुर के कविराज मुरारी दास थे और उदयपुर के कविराज श्यामल दास जी थे। तो श्यामल दास जी ने और जोधपुर के कविराज मुरारी दास ने सबसे पहले जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना, क्योंकि इसकी अलग अलग रचनाएं, अलग अलग इसके संस्करण, इसकी अलग अलग कुछ कुछ कृतियां अल्प भाग में जो है जगह जगह से प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर के पुस्तकालय में अभी भी पृथ्वीराज रासो की एक अलग प्रति रखी हुई है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये रचना जो है विवाद का विषय बनती गई, कहीं ना कहीं अप्रामाणिकता की ओर बढ़ती गई, कहीं ना कहीं जो है लेखक वर्ग, विद्वान वर्ग खेमों में बंटता गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो है विवाद चलता रहा। और पिछले 100 वर्षों से पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई को लेकर के विवाद है। आज भी विद्वान एक मत नहीं हो पाए हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक रचना है या अप्रामाणिक रचना है। बाद में गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर बुलंद, मुंशी देवी प्रसाद, अमृतलाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपना इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। डॉक्टर ओझा का भी इसमें अपना एक, गौरीशंकर ओझा का भी अपना एक नाम है। डॉक्टर बुलर ने भी जो है 1875 में इसकी प्रति प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से ये वो विद्वान थे जिन्होंने इस रचना को अप्रामाणिक माना और हिंदी साहित्य में एक नई बहस छिड़ गई कि ये रचना प्रामाणिक है
या अप्रामाणिक है। तो हिंदी साहित्य का जो विद्वजन था वो दो वर्गों में बट गया, कुछ प्रामाणिकता के खेमे में खड़े हो गए और कुछ अप्रामाणिकता के खेमे में खड़े हो गए पृथ्वीराज रासो को लेकर के। डॉक्टर गुलर ने 1875 ईस्वी में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कश्मीरी कवि जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय के आधार पर जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। उनका मानना ये था, और जो विद्वान इस रचना को अप्रामाणिक मानते हैं वो अपना आधार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि घटनाएं और नाम इतिहास सम्मत नहीं है। पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं दे रखी हैं, जो नाम दे रखे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है कि परमार, चालुक्य और चौहानों को इस ग्रंथ में अग्निवंशी बताया गया है, जबकि इतिहास कहता है ये सभी के सभी सूर्यवंशी राजा थे। तो उनके वंश के बारे में भी जो है ढंग से नहीं बताया गया, ये मानते हैं पृथ्वीराज रासो में, क्योंकि परमार, चालुक्य और चौहान आपको पता है बहुत प्रसिद्ध राजघराने थे। तो इन राजघरानों को जो है पृथ्वीराज रासो में अग्निवंशी बताया गया है, जबकि इतिहासकार मानते हैं ये सभी सूर्यवंशी थे। तो पहला तथ्य यह गलत माना गया, इसलिए भी कहीं ना कहीं इस ग्रंथ को अप्रामाणिक माना गया। दूसरा ग्रंथ पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना और संयोगता स्वयंवर भी ऐतिहासिक नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है ये अजमेर के शासक थे, ये दिल्ली में कभी आए ही नहीं। जबकि पृथ्वीराज रासो के हिसाब से ऐसा बताया गया है कि जो अनंगपाल तोमर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तोमर राजाओं ने ही दिल्ली को बसाया था, तो जो अनंगपाल तोमर थे वो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपना जो है वारिस, अपना उत्तराधिकारी पृथ्वीराज चौहान को घोषित कर दिया था अपने जीवन के रहते ही। और बाद में उनकी मृत्यु के बाद ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक बन गया था। लेकिन इतिहासकार इस तथ्य को सही नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। और पृथ्वीराज रासो में जो संयोगिता स्वयंवर की बात कही गई है, तो जयचंद की पुत्री संयोगिता, जिसको जो है पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती उठा करके उसके साथ विवाह किया था, उसको स्वयंवर से उठा ले गया था, यह तथ्य भी कहीं ना कहीं इतिहास से मेल नहीं खाता है। इस कारण भी पृथ्वीराज रासो को कहीं ना कहीं अप्रामाणिक रचना माना गया। पृथ्वीराज चौहान की मां का नाम कर्पूरी था, जबकि पृथ्वीराज रासो के अंदर कमला बताया गया है। तो यह भी कहीं नाम का मेल ना खाना और एक ऐतिहासिक पात्र की मां का नाम मेल ना खाना, ये भी कहीं ना कहीं इस ग्रंथ को अप्रामाणिक मानता है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी था, जबकि पृथ्वीराज रासो में उनका नाम कमला बताया गया है। तो यह तथ्य भी कहीं ना कहीं इतिहास से मेल नहीं खाता, इसलिए कहीं ना कहीं जो है सुई अप्रामाणिकता की ओर घूमती है पृथ्वीराज रासो को लेकर के। पृथ्वीराज द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास सम्मत नहीं है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो भीम सिंह है वो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के 50 वर्षों के बाद मरा था, जबकि पृथ्वीराज रासो में जो है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही उसका वध किया जाना माना जाता है, जो गुजरात का शासक था। तो ये भी कहीं ना कहीं तथ्य जो है इतिहास से मेल नहीं खाता। इस कारण भी पृथ्वीराज रासो की जो सुई है अप्रामाणिकता की ओर घूमती है, और इसको कहीं ना कहीं अप्रामाणिकता का पक्ष इसका ज़्यादा मजबूत करती है। पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी सोमेश्वर का वध इतिहास विरुद्ध तथ्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी का वध जो है पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया था। हालांकि पृथ्वीराज रासो में तो बताया गया है कि चंद्रबरदाई ने उसको शब्द भेदी बाण चलाने के लिए प्रेरित किया, और उसको एक कविता के माध्यम से जो है उसको ये बता दिया कि गौरी वहाँ पर बैठा है, तुमने ऐसे बाण चलाना है। और फिर जो है पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से जो है गौरी को मार दिया। ऐसा इतिहासकार मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान तो पहले ही मर गया था, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में उसकी मृत्यु हो गई थी, और मोहम्मद गौरी बाद में मरा है। एक जातियों के द्वारा गोखड़ जातियां थी, गोखड़ों से युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु मानी जाती है। और दूसरा जो सोमेश्वर अजमेर के शासक थे, ऐतिहासिक जो तथ्य है, और पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता का तो वध नहीं किया, क्योंकि सोमेश्वर तो उन्हीं के पिता का नाम था। तो ये भी कहीं ना कहीं इतिहास के बिल्कुल विरुद्ध तथ्य है, इसलिए भी कहीं ना कहीं जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना गया। पृथ्वीराज रासो की तिथियों में इतिहास की तिथियों से 90 से 100 वर्षों का अंतर है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वीराज रासो के अंदर जो ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं, जिन तिथियों को बताया गया है, वास्तविक इतिहास में और पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक तिथियों में कहीं ना कहीं 100 वर्षों का अंतर है। तो आप समझ सकते हैं, जब तिथियों के अंदर ऐतिहासिक तथ्यों में 1 शताब्दी का अंतर हो, तो आप समझ सकते हैं वो रचना कितनी अप्रामाणिक मानी जा सकती है और कितनी प्रामाणिक मानी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासो की
अप्रमाणिकता का एक प्रमाण ये भी माना गया कि ऐतिहासिक तथ्यों में, ऐतिहासिक तिथियों में 100 से ज़्यादा वर्षों का अंतर है। एक शताब्दी का अंतर तो आप समझ सकते हैं सारे इतिहास को ही कहीं का कहीं घुमा देता है। तो जो इसको प्रमाणिक मानने वाले थे उनके अपने आधार थे और जो इसको अप्रमाणिक मानने वाले थे उनके अपने आधार थे। रासो ग्रंथों के अनुसार 11 वर्ष से लेकर 36 वर्ष की आयु तक पृथ्वीराज के 14 विवाह हुए थे, परंतु इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज 30 वर्ष से भी कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इतिहास कहता है कि वो 30 साल के नहीं हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि पृथ्वीराज रासों में माना जाता है कि 36 वर्ष तक उन्होंने 14 विवाह किए थे। तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक तिथियों का भी मेल नहीं खाता है। इतिहास 30 साल तक इनकी आयु बताता है, 30 साल से कम बताता है। पृथ्वीराज रासो 36 साल तक उनकी शादी की चर्चा कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐतिहासिक तथ्य थे जिसके बारे में अभी भी विद्वान एक मत नहीं है कि ये ऐतिहासिक तथ्य तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किए गए या वास्तव में ही जो है अप्रमाणिक है, या वास्तव में ही इनके तथ्यों के साथ कहीं ना कहीं जो अलग अलग संस्करण छपे उनमें कहीं छेड़छाड़ की गई, या ऐतिहासिक दृष्टि से किसी ने जो है षड्यंत्र रच करके पृथ्वीराज चौहान को अप्रमाणित करने का प्रयास किया। तो अभी भी इसमें कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ विवाद ही है। पिछले 100 वर्षों से इस बात पर विवाद चल रहा है, बहस चल रही है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना जाए या अप्रमाणिक माना जाए। विद्वान आज भी एक मत नहीं है। तो पृथ्वीराज रासों में दी गई चौहानों की वंशावली भी अशुद्ध मानी गई है। इसमें करीबन 44 नामों, 44 जो है वंश से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम आते हैं, जिसमें इतिहासकारों ने केवल 7 व्यक्तियों को ही ठीक माना है, 7 नाम ही ठीक माने हैं। तो आप समझिए कि इसकी अप्रमाणिकता का एक मजबूत आधार ये भी है कि पृथ्वीराज रासों में जो 44 नाम बताए गए ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें से केवल 7 नाम ही प्रमाणिक मिल पाए हैं। तो ये देखो कितनी बड़ा एक तथ्य है कि कहाँ 44 नाम हैं और कहाँ 7 नाम ही वास्तव में पाए गए। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने जो है पृथ्वीराज रासों की अप्रमाणिकता और प्रमाणिकता पर विद्वानों में एक बहस चलवा दी। विद्वानों को 2 खेमों में बांट दिया, कुछ प्रमाणिकता को लेकर के आगे बढ़े पृथ्वीराज रासों को, और कुछ पृथ्वीराज रासों की अप्रमाणिकता को लेकर के आगे बढ़े। तो कहने का तात्पर्य स्टूडेंट्स ये है, पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक रचना है या प्रमाणिक रचना है, मैं समझता हूँ यह विवाद का इतना विषय नहीं है। यह आदिकाल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। यह आदिकाल की खूबसूरत रचना है, जिसमें कहीं ना कहीं आदिकालीन साहित्य का सजीव वर्णन है, आदिकालीन युद्धों का सजीव वर्णन है, आदिकालीन जो तीज त्यौहार थे उनका चंद्रबरदाई ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उस समय की किस तरह की सामाजिक पृष्ठभूमि थी उसका वर्णन पृथ्वीराज रासों में मिलता है। उस समय की किस प्रकार की प्राकृतिक छटा थी उसका सुंदर वर्णन पृथ्वीराज रासों में देखने को मिलता है। उस समय षड ऋतुओं का वर्णन किस तरह से किया जाता था, षड ऋतुएं कवि किस दृष्टि से देखता था, उनका भी वर्णन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासों में है। कहीं ना कहीं जो दरबारी कल्चर था, कहीं ना कहीं जो दरबारी संस्कृति थी उसका भी वर्णन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज रासों में है। तो विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं आदिकालीन साहित्यिक चर्चा जब भी हम करेंगे, मैं समझता हूँ सबसे पहले उसमें पृथ्वीराज रासों की ही चर्चा अपेक्षित रहेगी। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको पृथ्वीराज रासों की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता समझाने का सरल शब्दों में प्रयास किया, और यह प्रयास आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे आदिकाल की फिर किसी एक नई परिस्थिति को, किसी एक नए विषय को लेकर के आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।